नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट जो है सीडीपी जो है पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये सिलेबस आधारित पेपर है। जो सिलेबस में दिया गया है उसी को रेफरेंस लेकर के हमने ये पेपर दिया है आपको। इसमें PYQs भी हैं, इसमें न्यू क्वेश्चंस भी है। ठीक है, कंप्लीट सेट है। हमारे इस चैनल में जो है आपको जो है सीटेट से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेंगे बिल्कुल, है ना। थ्योरी नोट्स मिलेंगे और सभी चीज़ों के मिलेंगे, वो चाहे CDP हो, वो चाहे हिंदी पेडागोजी हो, EVS हो या फिर मैथ पेडागोजी हो, सभी के जो है कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। ठीक है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपसे इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चंस लेकर के आते रहें। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई क्वेश्चन गलत लगे तो आप उसे कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूपी टेट देने वाले, ध्यान रखिएगा, यूपी टेट जो देने जा रहे हो ना 3 जुलाई को, वो भी देख लेना अच्छे से इन क्वेश्चंस को। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की जो है किस तरीके की भूमिका होती है? नाम मात्र भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तित्व के जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में और उसकी बुद्धि में वंशानुक्रम में जो भूमिका देखी जाती है वो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। देखिए जो वंशानुक्रम होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आधार प्रदान करता है। ठीक है, ये आधार प्रदान करता है। माता पिता से मिलने वाले ये गुणों को ही हम वंशानुक्रम, एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होने वाले गुणों को ही वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये आधार प्रदान करता है, एक बात याद रखना। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो है पर्यावरण। ठीक है, जो व्यक्तित्व और बुद्धि में जो है कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो वंशानुक्रम हो या पर्यावरण हो, दोनों, है ना। जैसे कि मैंने वंशानुक्रम के बारे में बताया कि आधार प्रदान करता है, वैसे जो पर्यावरण है ये विकास को जो है दिशा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जा सकता है। तो आनुवांशिकता को किस तरीके की सामाजिक संरचना कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा, ये जो है स्थिर सामाजिक संरचना है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। आनुवांशिकता जिसे हम वंशानुक्रम भी कहते हैं, है ना। अब वंशानुक्रम मतलब माता पिता से जो गुणों का ट्रांसफर होता है उसी को वंशानुक्रम कहते हैं या आनुवांशिकता कहते हैं, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। तो ये जो होता है ये स्टैटिक होता है, मतलब स्थिर होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफ़र होता है तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस होगा। जेनेटिकली होता है, तो जीन के जो है ट्रांसफ़र होता है उसी से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। कई बच्चे ऐसे गौड़ मार देते हैं, बल्कि गौड़ नहीं होगा, स्थिर होगा, क्योंकि ये स्थिर है, बदलाव नहीं होता, चेंजेस नहीं होता किसी तरीके से। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को डॉट डॉट डॉट। तो देखिए अगर क्लासरूम में आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है बनाना चाहते हैं तो टीचर को क्या करना पड़ेगा? तो भाई देखिए टीचर को जो है समूह ग्रुप एक्टिविटी के दौरान समाज मिति के आधार पर, समाज में जिस तरीके का जो है बना हुआ है उसके आधार पर, जैसे भैया मिश्रा जी इस लाइन में मिश्रा वाले लड़के, या फिर हम जातीय धर्म के आधार पर हम बांट दें, इस तरीके से करना है नहीं। सकारात्मक अंत जो है पॉजिटिव एंडिंग वाली कहानियाँ पढ़ानी है, या सुबह प्रत्येक बच्चों का अभिवादन करना सिखाना है, नहीं। हमें करना है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान जो है लक्ष्य सुनिश्चित जो है करना चाहिए। हमें क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पे बच्चे सेफ फील करें और जहाँ पे हमेशा मोटिवेटेड रहें, है ना। जहाँ पे समानता हो, एक दूसरे के प्रति प्रशंसा हो, शिकायत के बजाय जहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन मिले, है ना, दूसरे बच्चों से उसकी तुलना ना हो। ठीक है, तो बच्चों के साथ एक्टिविटी में टीचर खुद भाग ले, है ना, और किसी तरीके का कोई भी जो है दबाव ना दे। तो इस तरीके का कुछ जो है सकारात्मक जो है माहौल बनाया जा सकता है क्लासरूम में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो है अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है या आरंभ करने लगता है? तो यहाँ पे देखिए एक बात याद रखिएगा, पियाजे
आज का जो यूपी टेट वाले, आज ध्यान रखिएगा 2 जुलाई का जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें पियाजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पेपर जो 3 जो है जुलाई को एग्जाम है, कल और परसों है, उसमें पियाजे आने के चांसेस रहेंगे। अब एक बात और याद रखिएगा, सीटेट के एग्जाम में जो है पियाजे बहुत पूछता है, पियाजे सीटेट को बड़ा प्यारा है, ठीक है। यहाँ से 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं एक एग्जाम में केवल। हम कह सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला लें तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, पियाजे ने जो है सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके तहत 4 चरण दिए थे। तो पहला जो चरण था वो संवेदी गामक अवस्था था। इस अवस्था में जो है बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन नहीं करता है, ना कि अमूर्त में आएगा ना पूर्व संज्ञान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो है चौथी स्टेज है, फोर्थ आखिरी वाली स्टेज है। तो इसमें बच्चा जो है हाइपोथेटिकल जो है थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो अमूर्त संकल्पनाओं की बात हो रही है, इसमें जो है भविष्य की संभावनाओं पर विचार अपना बच्चा प्रस्तुत करने लगता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर होगा, जो कि 11 वर्ष से अधिक मानी जाती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता मल्टीलैंग्वेज जो है कैरेक्टर को डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बहुभाषिक विशेषता को भारत में किस रूप में, देखिए भारत का जो समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप, है ना, बहुत आधार पर ये बटा हुआ है। तो यहाँ पे इन विशेषताओं को हमें जो है स्वीकार करना पड़ता है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। तो भैया ये एक संस्कृति की समझ भी बनाएगा और विविधता की समझ भी बनाएगा बच्चों के अंदर। तो बहुभाषिक विशेषता को हम विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखेंगे, या फिर विद्यार्थी के सीखने के लिए अभिप्रेरित शिक्षक को चुनौती के रूप में देखेंगे, या फिर जटिल अनुभव के रूप में देखेंगे, या बाधा के रूप में देखेंगे। आंसर आपको मिल गया होगा ऑप्शन ए। हम कुछ क्वेश्चंस जो है टैग वर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। जो पॉजिटिव क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव उत्तर मांग रहा है तो आप क्वेश्चन का पॉजिटिव उत्तर ही ढूंढिए, जैसे चुनौती महसूस करना, जटिल अनुभव प्रदान करना, बाधा, है ना, ये सब निगेटिव उत्तर है, ठीक है, निगेटिविटी से भरे हुए हैं। तो आंसर आपको पॉजिटिव ढूंढना है और आंसर तुरंत मिल गया ऑप्शन ए। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादी और परिणामिक जो है रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। आज के संदर्भ में अक्सर जो है लोगों को ये बताया जाता है कि भाई कुछ समाज के जो वर्ग है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत निम्न प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस तरीके की वो इस लायक नहीं है, या इस तरीके के बहुत सारे लोग सोच होते हैं। तो देखिए इस सोच को खत्म करने के लिए एक टीचर को क्या पहल करना होगा, सोचिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो भाई देखिए अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को अनदेखा करना होगा, नहीं। सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता करानी होगी, नहीं। विद्यार्थियों पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देंगे, नहीं। जबकि हम क्या करेंगे, उसी समाज की वर्ग के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी है। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के संदर्भ में हम उदाहरण देंगे कि भाई महिलाओं ने भी ये बहुत सारी जो है अचीवमेंट हासिल करी है, ठीक है। या किसी निम्न वर्ग की बात करेंगे तो उनके बारे में बताएंगे, है ना, ये चीज़ है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। एक समावेशी कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए। भाई एक समावेशी कक्षा क्या होती है, अगर इसका अर्थ पता है तो आप क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे। समावेशी कक्षा वो होती है जहाँ पे विभिन्न वर्ग के लोग क्लास में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक जगह बैठ करके पढ़ते हैं, है ना। वहाँ पे क्लासरूम में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ना रंग रूप किसी भी चीज़ के, धर्म जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी रूप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ पे बच्चों को चाहे वो विशेष बालक हो या चाहे सामान्य बालक हो, ये सभी दोनों बालकों को जो है एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। बात यहाँ समझ गए। तो क्या टीचर को करना चाहिए, तो ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बालक में अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, ये करना चाहिए। या फिर अशक्त जो अधिगमकर्ताओं के प्रति दया, जो कमज़ोर हों या फिर जिनके शारीरिक कोई कमी हो, जो दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, इस तरीके के बच्चों के प्रति दया रखनी है, नहीं। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा के रूप में वर्गीकृत कर देना चाहिए, नहीं। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन ए।
सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। कई बच्चे कम से कम एक हफ्ते पहले मुझे एक बच्चा जो है कमेंट कर रहा था कि सर क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं। भाई मेरे एक बात बता दूं, क्वेश्चंस बड़े ही आते हैं। अगर आप पेपर पहले देखा करो एक बार, पेपर में आप देखोगे कितने क्वेश्चन बड़े आते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल 2 लाइन के होते हैं, उनमें होता कुछ नहीं है, बस वो जानबूझकर कितने बड़े किए जाते हैं कि कई सारे बच्चे जो है क्वेश्चन का बड़ा स्वरूप देख के ही जो है उस डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर टैग वर्ड को भी अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका ध्यान देना है। क्वेश्चन में सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है, ये भी ध्यान देना। इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए आंसर लगाइए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद करने वाला है, आपको याद होना चाहिए। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो अगर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा जो है आर्टिकल 21 का के तहत मिला है, ध्यान रखिएगा 21 का के तहत, जहां पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रावधान है ये जोड़ा गया था 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये बात आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण जो है समाज करता है, ये कथन बताता है। अब ये कथन किससे जुड़ा हुआ है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो जो जेंडर रोल्स होते हैं वो जन्मजात नहीं होती, बल्कि समाज के द्वारा निर्धारित होती है कि कौन पुरुष होगा, कौन महिला होगा, महिलाओं का क्या काम होगा, है ना। तो भाई महिलाओं का क्या काम होगा, पुरुषों का क्या काम होगा, ये कौन बता रहा है? ये समाज बता रहा है। तो ये जेंडर रोल जो होगा, ये लैंगिकता जो है ये सामाजिक अंतरण है। और जो सेक्स होगा, लिंग होगा, ये बायोलॉजिकल है, जैविक अंतरण लिख सकते हैं, जैविक। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों को बातों को याद रखिएगा। लिंग जो है वो जैविक अंतरण है, लैंगिकता जो है ये सामाजिक अंतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पे बच्चे जो है केवल अनुभव से नहीं सीखते, बल्कि इनका मानना है कि सामाजिक अधिगम है मतलब सामाजिक रूप से सीखेगा बच्चा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक अधिगम है मतलब जो भी बच्चा सीख रहा है वो सिर्फ केवल अपने अनुभव से नहीं सीखता है, वो सीख रहा है सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से मतलब अनुकरण से सीख रहा है, मतलब अनुकरण दूसरों को देख के नकल करना, अनुकरण देख कर सुनकर सीखता है। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये पियाजे से जुड़ा हुआ है। मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है डॉट डॉट को जाता है। तो देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन, अपनी समझ का निर्माण करते हैं, वो है ऑप्शन ए, पियाजे ने ये कथन दिया है। ठीक है, पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा। एक बात याद रखना, ये चीज नन्हे वैज्ञानिक कहा, पर्यावरण के साथ साथ सक्रिय रूप से, है ना, सक्रिय रूप से जो है अधिगम करते हैं, मतलब लर्निंग करते हैं, हाँ, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर्यावरण के साथ सक्रिय जो है शब्द याद रखिएगा। ठीक है, और दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, जैसे जैसे उनकी एज होगा, जैसे जैसे वो मेच्योर होंगे, है ना, एक स्तर से दूसरे स्तर बढ़ेंगे, वो अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, मतलब समझ का निर्माण, ज्ञान का निर्माण करेंगे। ठीक है, बात यहाँ समझ गए। तो इसके लिए इन्होंने 4 जो है चरण भी बताए थे, कि 4 चरण बता करके समझाया था कि भाई कैसे जो है ये अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, इस बारे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, मैंने पियाजे से रिलेटेड जो है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, थ्योरी वीडियो है। थ्योरी आपको इससे अच्छी थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान, अब देखिए विकास की किस अवस्था? पहली अवस्था के दौरान बच्चा जो है डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है। तो देखिए पहली अवस्था क्या है विकास की? संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, तो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो कि पहले 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, अपने सेंसेस का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे अंगूठा चूसना, बोलना,
आवाज़ सुन करके रिएक्ट करना, है ना, या फिर भूख लगने पे पैर पटकना या रोना, हंसने पर, इस तरीके से जो है अपने सेंसेस का वो प्रयोग करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारण जो है निर्धारक तत्व नहीं है? तो बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भैया पियाजे ने बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो इन्होंने कहा था कि अनुभव बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलीकरण मतलब नए ज्ञान का संतुलित, नया ज्ञान का कहाँ प्रयोग करना है ये बताता है, कहाँ प्रयोग करना है भाई, इसी को कहते हैं संतुलीकरण। ठीक है, संतुलीकरण किसके बीच में संतुलीकरण होगा? एसिमिलेशन के बीच में होगा। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दो पॉइंट हैं, इसके बीच में ज्ञान को कहाँ रखना है? एसिमिलेशन में रखना है कि एकोमोडेशन में रखना है? बात यहाँ समझ गए? जिनको एसिमिलेशन पता है वो ये समझे कि अच्छे से तैयारी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद मैच्योरिटी, जैसे जैसे आप बच्चे की उम्र बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे वो चीज़ें नए ज्ञान से जुड़ता जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि नए ज्ञान का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट तत्व तो नहीं होगा वो है सामाजिक संचरण। तो सामाजिक संचरण को कौन महत्वपूर्ण मानता है? तो वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको वाइगोत्स्की के संदर्भ में उत्तर आपको देना है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? तो पियाजे के पहली बात याद रखना। उसके बाद हमने आपसे बताया था कि नए ज्ञान का निर्माण, जो नया ज्ञान होता है उसको पुराने ज्ञान में मिलाना है कि उससे पुराने ज्ञान से संशोधित करना है, तो इसी कहते हैं संशोधन शब्द है यहाँ पे समायोजन। समायोजन या फिर हम कह सकते हैं कि इसे कहेंगे एकोमोडेशन। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे एकोमोडेशन या समायोजन। इसमें क्या होता है, हम ज्ञान की संरचना का निर्माण तो करते हैं और पुरानी ज्ञान संरचना से संशोधन कर देते हैं। जैसे बच्चे को कोई जो है एनिमल्स के नेम याद थे, है ना, कुछ एनिमल्स के नेम याद नहीं थे, तो अब जो है उसको बताया गया कि भाई ये एनिमल नहीं है, ये बर्ड्स है, इसे बर्ड कहते हैं। तो उसने देखिए संरचना का निर्माण किया, बर्ड को बर्ड के सेक्शन में रखा और एनिमल को एनिमल के सेक्शन में रखा, तो इसने संशोधन कर दिया ना अपने नॉलेज में, है ना, पूर्व ज्ञान में संशोधन करना है। तो ध्यान रखिएगा संशोधन किस में होता है? स्कीमा में। स्कीमा क्या है? जो भी आपके दिमाग में नॉलेज भरी हुई है उसी को स्कीमा कहते हैं, या हम कह सकते हैं पूर्व का ज्ञान, पूर्व का ज्ञान, इसी में संशोधन करना होता है। ठीक है, इनमें से कौन जो है मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो भाषा के विकास के संबंधित है वो है चोम्स्की। इन्होंने कहा कि भैया बच्चा जो है, बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। एक तो पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चे में यूनिवर्सल ग्रामर को समझने की क्षमता होती है। उसके बाद बच्चे को कहा कि भाई इसके अंदर, इसके मस्तिष्क में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फिट होती है जिससे वो भाषा को समझता है, भाषा के विविध रूपों से जो है परिचय होता है उसको। ठीक है, बात यहां समझ गए? अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा हो रही है? तो सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई। तो देखिए वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास में, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई इन तीनों को महत्वपूर्ण माना है। जैविक जो है इसकी उपेक्षा करते हैं, मतलब इसको कम महत्वपूर्ण माना है, इसको नाम मात्र का महत्वपूर्ण माना है, हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसे हम कहते हैं ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या है? तो देखिए 17वें का आंसर देखिए, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बच्चे का मान लीजिए ये नॉलेज है, ये उसकी क्षमता है, A से Z तक उसकी लर्न करने की क्षमता है, लेकिन अभी बच्चे को A से M तक याद है। कहाँ तक याद है? A से M तक याद है। तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को कहते हैं ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम उत्तर जो देंगे वह है बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ
करने वाले कार्य के बीच का अंतर। ऑप्शन यहाँ पे सी, मतलब स्वतंत्र रूप से जो किया जा सकने वाला कार्य और सहायता के साथ करने वाला कार्य जो है उसके बीच का अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए कर दूंगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके तहत 3 चरण दिए थे, ठीक है, और प्रत्येक चरण के 2 उपचरण हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि कोहलबर्ग ने 3 चरण के साथ साथ जो है 6 जो है उपचरण दिए थे, या 3 स्तर कह लीजिए, चरण को स्तर कह सकते हैं और इनको चरण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बस इतना दिमाग में बनाए रखिएगा। अब देखिए ये तीनों चरणों में यहां पे बोल रहा है कि बच्चा कह रहा है कि आप मेरे लिए कर दो, मैं आपके लिए कर दूंगा। मतलब व्यक्तिगत रूप से ये कह रहा है कि यहाँ पे स्वार्थ का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, जहां पे स्वार्थ का आदान प्रदान हो रहा हो, फायदे के लिए काम हो रहा हो, तो उसे हम जो है सहायक उद्देश्य अभिमुख कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। और ये किस अवस्था की बात हो रही है? ये प्री कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है, मतलब जो है कन्वेंशनल। ठीक है, ये कन्वेंशन है, ये पहला जो है चरण है, प्री कन्वेंशनल लेवल पहला चरण है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है नैतिकता नहीं होती है। इस चरण में बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है, इसीलिए तभी तो कह रहा है कि आप मेरे लिए कर दो तभी मैं आपके लिए करूंगा। तो नैतिकता नहीं होती, तो नैतिकता मिलेगी कहां से? नैतिकता उसे मिलती है बाहर से, उसे बाहर से नैतिकता दी जाती है। बात यहां समझ गए? तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो ये कौन सा चरण है? पहला चरण है। पहला चरण किन चीजों पे टिका हुआ है? दो बातों पे। एक तो दंड से बचने के लिए बच्चा नैतिक नियमों का पालन कर रहा है, और इसलिए नैतिक बनने की कोशिश कर रहा है कि फायदे में भाई कि मुझे कुछ दोगे, टॉफी दोगे, तब मैं तुम्हारे लिए 1 गिलास पानी ला के दूंगा, है ना। अक्सर जो है छोटे बच्चे ये अक्सर अपने चाचा या अपने सगे संबंधियों से कहते हैं, अपने भाई से कहते हैं कि मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं ये फेंक दूंगा, ऐसे करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, मैं फिर से कहूंगा, जो बच्चा सीटेट पहली बार देने जा रहा है या पिछली बार फेल हो गया था, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। मैं बिल्कुल नए क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहा हूं, न्यू क्वेश्चंस है। किसी भी कोई भी बुक्स आप उठा लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 19वां क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। ठीक है, अब देखिए आलोचना, कोहलबर्ग के सिद्धांत जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आलोचना की गई थी। मतलब किसी ने आलोचना की होगी, भाई ये तेरा सिद्धांत बेकार है। तो ये सिद्धांत की आलोचना किस आधार पे की गई थी? तो भैया कोहलबर्ग ने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए थे नैतिक विकास के संदर्भ में, उन सभी एग्जाम्पल्स को जो है इन्होंने पुरुषों के संदर्भ में ही रखा। मतलब हम कह सकते हैं कि महिलाओं को इन्होंने कम महत्वपूर्ण माना। भाई महिलाओं की सोच और पुरुषों की सोच दोनों की अलग होती है, उनके नैतिक निर्णय लेने की क्षमताएं अलग होती है, तो आपको दोनों को तर्क रखना पड़ेगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व इन्होंने नहीं दिया। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर ऑप्शन ये ना होगा तो दूसरा होगा। दूसरा क्या होगा? सांस्कृतिक पहलू। सांस्कृतिक पहलू मतलब, अब सांस्कृतिक पहलू मतलब पश्चिमी सभ्यता का एग्जाम्पल दिया, पूर्व की सभ्यता का एग्जाम्पल नहीं दिया। भाई देखिए अमेरिका में के लोग जो है किस तरीके के नैतिक निर्णय करते हैं और भारतीय लोग कैसे नैतिक निर्णय करते हैं, इन दोनों में अंतर पाया जा सकता है। ठीक है, तो उसका भी इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ध्यान रखिएगा इन 2 पॉइंट्स पर। ठीक है, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होता है? तो भैया रचनात्मक कक्षा कक्ष में क्या होता है? जहाँ पे बच्चों को जो है पढ़ाया जाता हो, उनके ज्ञान का निर्माण किया जाता हो, यही तो रचनात्मक कक्षा कक्ष होता है। तो 20 का यहाँ पे देखिए उत्तर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। शिक्षा बच्चों के द्वारा जो है स्वयं जो है ज्ञान का निर्माण किया जाता है, और किसके द्वारा? सक्रिय भूमिका के द्वारा, पर्यावरण के साथ सक्रिय खोजबीन के द्वारा। यहाँ पे सक्रिय भूमिका वाइगोस्की मानते हैं कि सामाजिक सक्रिय भूमिका होती है। ठीक है, और पियाजे मानते हैं कि जो है पर्यावरण के साथ सक्रिय भूमिका करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण के संदर्भ में पूछा जाए तो पियाजे, सामाजिक संदर्भ में पूछा जाए तो वाइगोस्की।
जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में कौन सा है? तो देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उनका जो भंडार ग्रह माना जाता है वो है सही उत्तर है इड, इदम। ठीक है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह इरम माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा। ईगो में क्या होता है? समाज को ध्यान में रख करके व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे समाज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज को ध्यान में रख करके ही बच्चा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। और सुपर ईगो में क्या होता है? ये नैतिकता से जुड़ा होता है, मतलब नैतिकता को ध्यान में रख करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। नैतिकता ही इसको जो है हर चीज करने से रोकता है या करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये बात समझ गए? अच्छा, इड, ईगो, सुपर ईगो जो है ये किस जो है मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ सिद्धांत है? तो देखिए, सिगमंड फ्रॉइड ने जो है व्यक्तित्व के जो है 3 घटक बताए थे। क्या? किसका नाम है? सिगमंड फ्रॉइड। अच्छे से इसको तैयार कराएंगे बिल्कुल। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड का जो है सिद्धांत है और यहाँ पे इन्होंने जो है व्यक्तित्व के 3 घटक बताए थे। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर दिया है मैंने, इसको अच्छे से याद कर लेना। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा? तो जब हम बच्चों को संकेत देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी हेल्प करते हैं, तो ये जो है ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। स्कैफोल्डिंग जो कि किससे जुड़ा हुआ है, जो कि किसने डिफाइन किया था? तो ये वाइगोत्स्की ने जो है वाइगोत्स्की ने जो है इस शब्द को डिफाइन किया था। स्कैफोल्डिंग अस्थायी मदद के द्वारा बच्चे को जो है ज्ञान की संरचना का निर्माण करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पाड़ भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता जो है में कमी किसका एक लक्षण है? तो अगर कोई बच्चा बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखता है, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि ये एक लेखन विकार है। तो ये लेखन विकार किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है डिस्ग्राफिया से। अगर हम डिस्कैल्कुलिया होता तो ये गणना संबंधी विकार कहलाता, डिसलेक्सिया होता तो ये एक पठन संबंधी विकार होता, पर ये एक लेखन विकार है। तो डिस्ग्राफिया से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए। मैंने अभी 2 से 3 वीडियो पीछे आप जाइए तो आप पाएंगे कि अधिगम विकार से संबंधित जो है मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अधिगम विकार लर्निंग डिसेबिलिटी। उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहां से 101% जो है 3-4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं, मतलब हर सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सीडीपी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ पेडागोजी में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है, हर जगह भी पूछा जाता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, मतलब व्यक्ति में एक बुद्धि से ज़्यादा जो है योग्यताओं को बताया था कि भाई व्यक्ति में केवल एक बुद्धि नहीं होती, उसमें कई बुद्धियों का जो है बहुत सारा मिक्सचर होता है ना। उन्होंने इसको जो है इसी रूप में डिफाइन किया। तो उन्होंने कुछ जो है डिफाइन किया था 8 प्रकार की बुद्धि, 8 प्रकार की बुद्धि, जिसमें से ये बताया कि भैया जो सृजनात्मकता है ये कोई बुद्धि नहीं है। ठीक है, सृजनात्मकता जो है बच्चे के संज्ञानन से जुड़ी हुई है, बच्चे के बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई है। ये जो है जो गार्डनर की बुद्धि सिद्धांत है उसके तहत नहीं है। भाषाई बुद्धि, जिसमें भाषा की समझ बहुत अच्छी होती, अंतः व्यक्तिक और अंत व्यक्तिक जो है कौशल होता है, ये भी जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका जो है गलत उत्तर माना जाएगा। बुद्धि का कौन सा जो सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि मतलब जनरल फैक्टर, विशिष्ट बुद्धि मतलब स्पेसिफिक फैक्टर की उपलब्धि का समर्थन करता है? तो देखिए यहाँ पे 25 का कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए स्पीयरमैन जो है इसका सही याद रखिएगा, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत है, जिसमें सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि को इन्होंने डिफाइन किया था। द्विखंड सिद्धांत, या अच्छे से याद होना चाहिए। तत्परता का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए ये लॉ ऑफ रेडीनेस जो है, ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट में अभी पूछा गया है। यूपी टेट का आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आप देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये जुड़ा हुआ है थॉर्नडाइक से, ऑप्शन सी। यहाँ पे जब कोई बच्चा
किसी कार्य को सीखने की बात करते हैं, तो सीखने में रुचि दिखाना होगा। तो बिना रुचि के जो है आप कार्य को सीख नहीं सकते, तो ये जुड़ा हुआ है व्यक्ति के जो है तत्परता से, ठीक है। थॉर्नडाइक। यदि कोई भी नाराज हो सकता है, यह बहुत आसान काम है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोगों में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती। वो एकदम से जो है गुस्सा कर देते हैं और एकदम से भावुक हो जाते हैं और एकदम से प्रेम लुटाने लगते हैं, है ना। ठीक है। अक्सर लड़का लड़कियों में जो जो है दोस्ती यारी होती है, ऐसा ही होता है। तो ये जो इमोशंस का जो तालमेल होता है वो सही से बिठा नहीं पाते। तो ये जुड़ा हुआ है संवेग से, इमोशंस के विकास से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अभी बच्चा इतना मेच्योर नहीं हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि देखिए, संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिएगा, संवेग और संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। इसलिए अगर किसी बच्चे का संवेग कमज़ोर है, इमोशंस कमज़ोर हैं, तो अभी कह सकते हैं कि अभी वो मेच्योरिटी उसकी उतनी आई नहीं है, संज्ञान का विकास अभी उतना हुआ नहीं है, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों की जो है बुद्धि औसत होती है। औसत क्या होती है बुद्धि? वो होती है 90 से 110 के बीच में उसकी IQ होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, मतलब 120 प्लस होते हैं जिनकी IQ होती है। बहुत कम व्यक्ति होते हैं मंद बुद्धि होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि 70-75 IQ के होंगे, ठीक है, मंद बुद्धि वाले। तो ये कथन जो है डॉट डॉट के प्रतिस्थापित जो है सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे देखिए, बुद्धि का वितरण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये जाति विभिन्नताओं, बुद्धि के वृद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं से संबंधित नहीं है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के जो है तरल क्रिस्टलीय जो है प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था कैटल ने दिया। देखिए, ध्यान रखिएगा, कैटल ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को जो है सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सबसे अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर है जो है, क्वेश्चंस को हम कितने विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी, ये जुड़ा हुआ है अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन, जब हम किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके कई विभिन्न उत्तर बच्चा दे देता है, ठीक है। बात यहाँ समझ गए? तो जैसे पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, तो भाई बताएगा कि जो है पानी से होता है, कोई कहेगा हवा से होता है, कोई कहेगा ध्वनि से होता है, बहुत सारे उसके उत्तर देगा। तो ये सृजनात्मक चिंतन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए डेली मैं जो है स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।